आज के क्लास में हम लोग बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि सीडीपी का चैप्टर 19 है, 19वां अध्याय है। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अधिगम। अधिगम अर्थात लर्निंग। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। और हम लोग ये सीखेंगे कि लर्निंग क्या, अधिगम क्या है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना, लेकिन यह एक कहें कि लघु अर्थ में अर्थ है। और इसका व्यापक अर्थ अगर जाते हैं कि अधिगम का व्यापक अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव से, अभ्यास के द्वारा या फिर प्रशिक्षण के द्वारा उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, और वह परिवर्तन अस्थायी होना चाहिए, ठीक है, तो उसे अधिगम कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा मानव के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ठीक है, अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन आ जाता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। तो यह एक तरह से कहें कि लर्निंग है। अनुभव के द्वारा हम चीज़ों को सीखते हैं। जब हम अपने समाज से अंतःक्रिया करते हैं, वातावरण से, परिवेश से अंतःक्रिया करते हैं, तो हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, है ना। हम उन चीज़ों से अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहे होते हैं और नई नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो वही दूसरे पॉइंट की ओर चले तो अभ्यास। अभ्यास का अर्थ होता है प्रैक्टिस। जब हम किसी चीज़ को पहली बार सीख लेते हैं तो उसमें उतनी निपुणता नहीं आती है, हमारा स्किल उतना बेहतर नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तब हम बेहतर करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अब अनुभव एवं अभ्यास, इन दोनों को हमने समझा। तीसरा टर्म जो है वह प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। यदि आपको कंप्यूटर प्रशिक्षण लेते हो तो वहाँ पे आप कंप्यूटर को चलाना सीखते हो, उसमें विभिन्न सॉफ्टवेयरों के ऊपर काम करना सीखते हो। तो ये ऑल टोटल ये जो है ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा मानव के व्यवहार में आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? तो अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अधिगम की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि यह सार्वभौमिक होता है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल होता है, अर्थात इसका व्यापक अर्थ में प्रयोग है। ठीक है, ऐसा नहीं समझे कि अधिगम का स्तर छोटा। अधिगम व्यापक है और यह सार्वभौमिक है। समूचे संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी अधिगम प्राप्त करता है, क्योंकि वह जिस वातावरण में वह रहता है उस वातावरण के माध्यम से वह अनुभव, अभ्यास के द्वारा कुछ कुछ चीज़ें सीखता रहता है। दूसरी विशेषता है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लर्निंग इज ए लाइफ लास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं कि विकास की प्रक्रिया। अधिगम जो है वह विकास की प्रक्रिया ही है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारे अधिगम की प्रक्रिया भी उसके साथ साथ ही बढ़ती है। अब अगला पॉइंट है कि यह परिवर्तन का माध्यम है। अधिगम क्या है? तो अधिगम परिवर्तन का माध्यम, इट इज द मीडियम ऑफ चेंजिंग। ठीक है, परिवर्तन का माध्यम अधिगम होता है, क्योंकि हम जब नई नई चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? परिवर्तन आता है। हम बहुत सारी चीज़ों को जो पहले गलत मान रहे होते हैं उसके बारे में, या फिर उसे सही मान रहे होते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम अधिगम के द्वारा यह जानते हैं कि हम जिसे गलत मानते थे वो सही था और जिसे सही मानते थे वो गलत था। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन आता है तो कहा जा सकता है कि यह परिवर्तन का माध्यम है।
फिर अगली विशेषता यह है कि अधिगम अनुकूलन भी है। ठीक है, अधिगम से हमें अनुकूलन करने में सहायता मिलती है। हम किसी वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं तो वहाँ भी अधिगम चलता रहता है, वहाँ भी अधिगम होता है ना। हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है, यह भी जब अपने परिवेश से, अपने वातावरण से अनुकूलित होता है तो हम वहाँ भी लर्न करते हैं कि इन चीज़ों से हमें, हमारा शरीर जो है इफ़ेक्ट होता है, प्रभावित होता है। सपोज दैट आप जब शीत प्रदेश में चले जाओ और आप उष्ण प्रदेश के निवासी हो और आपको शीत प्रदेश में जाना पड़े, तो वहाँ पे आपको यह समझ लेना होगा कि हमारे बॉडी को वहाँ पे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि लर्निंग वहाँ भी आएगा, है ना। इसके बाद है कि अधिगम जो है वह अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है, तो वह अनुभवों का संगठन है। हम जितने चीज़ों से एक्सपीरियंस लेते हैं, हमारा जिन चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस होता है, तो उन एक्सपीरियंस का जो संगठन होता है तो उसके द्वारा भी हम अधिगम ग्रहण करते हैं, अधिगम हमारे अंदर आता है। लर्निंग का प्रोसेस जो है वो अनुभव के द्वारा भी होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि अधिगम के माध्यम क्या क्या होते हैं। तो अधिगम के दो प्रकार के मुख्य रूप से माध्यम होते हैं। पहला है औपचारिक माध्यम और दूसरा है अनौपचारिक माध्यम। औपचारिक माध्यम अर्थात फॉर्मल मीडियम ऑफ द लर्निंग एंड अनौपचारिक माध्यम अर्थात इनफॉर्मल मीडियम ऑफ द लर्निंग। इन दोनों चीज़ों को समझे बेहतर तरीके से, दोनों का डिफरेंस जो है वो समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि औपचारिक माध्यम क्या होता है। तो औपचारिक माध्यम का अर्थ होता है कि जब हम विद्यालय में जाकर के एक निर्धारित पाठ्यक्रम, एक निर्धारित सिलेबस के तहत चीज़ों को निर्धारित समय सीमा में सीखते हैं, तब उसे औपचारिक माध्यम कहा जाता है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि विद्यालयी शिक्षा, ठीक है, विद्यालयी शिक्षा जो है वह औपचारिक माध्यम, इसे हम कह सकते हैं। औपचारिक माध्यम के द्वारा हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो औपचारिक माध्यम के अंतर्गत आता है। विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करना, तो विद्यालय में जब हम लोग जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है ना, एक निश्चित करिकुलम निर्धारित होता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह निर्धारित समय सीमा होती है कि आपको 9 से 4 रहना है विद्यालय में, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत। तो विद्यालय शिक्षा, अन्य प्रशिक्षण जो हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों पर ग्रहण करते हैं तो उसका भी एक सिलेबस होता है, उसका भी एक निर्धारित समय सीमा होती है ना। और उसके अंतर्गत हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो सीखते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा औपचारिक माध्यम। आगे बात समझ में। इसके बाद दूसरे माध्यम की ओर बढ़ते हैं जो है कि है अनौपचारिक माध्यम, इनफॉर्मल मीडियम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, परिवार के द्वारा, है ना। परिवार में विभिन्न सदस्य होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, बहुत सारे सदस्य होते हैं। और जब हम इनके संपर्क में आते हैं, ये कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, या फिर उनके व्यवहार का अनुकरण हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, उनका नकल करते हैं, बोलने के लहजे में या फिर कुछ व्यवहार में भी, है ना। बहुत सारे प्रकार के उदाहरण हम लोग इससे दे सकते हैं। तो परिवार के द्वारा, तो यह जो परिवार के द्वारा उन्होंने जो कुछ सीखा तो वह अनौपचारिक माध्यम कहलाएगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई निर्धारित पाठ्यक्रम था और ना ही कोई निर्धारित समय सीमा थी, है ना। इसकी विशेषता यही रहेगी कि इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है और ना ही समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। अनौपचारिक माध्यम में इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो परिवार के द्वारा या फिर मित्रों के द्वारा, अपने फ्रेंड सर्किल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया से बच्चे आते हैं और अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना। 4-5 बच्चों का एक ग्रुप होता है, तो सारे बच्चों का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, बहुत तरह के दृष्टिकोण से उनके अलग अलग अनुभव होते हैं। और जब वे अपने अनुभव को शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वह जो अधिगम हुआ वह अनौपचारिक माध्यम कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं था और न ही समय सीमा निर्धारित थी। इसके बाद एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं वातावरण से। वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा है
जो गांव में रहता है और वह पेड़ पर चढ़ना जानता है, नदी में तैरना जानता है। लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी पेड़ नहीं देखा, मतलब कि पेड़ देखा है लेकिन पेड़ पे चढ़ने का प्रयास नहीं किया है, नदियों में जा कर के तैरना नहीं सीखा उन्होंने, यानी कि उन्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तैरना नहीं आता, तो देखिए वातावरण जो है वो अफेक्ट डालता है ना। जिस वातावरण में बच्चे रहते हैं तो वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। अब जो शहर के बच्चे होते हैं उनके यहाँ बाइक होती है, साइकिल होती है, तो बाइक चलाना जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं, गांव में खेलते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो पेड़ों पर फटाफट चढ़ना सीख जाते हैं, नदी में तैरना सीख जाते हैं। तो वातावरण से अंतःक्रिया करके, है ना, और उसमें भी कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है और ना ही कोई समय सीमा निर्धारित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अनौपचारिक माध्यम का अर्थ वैसे माध्यम से है जिसका कोई पाठ्यक्रम निर्धारित ना हो और ना ही उसकी कोई समय सीमा निर्धारित हो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अधिगम के दो माध्यम होते हैं, औपचारिक माध्यम और एक अनौपचारिक माध्यम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।